इसको अंडरस्टैंड। एवरीथिंग अराउंड अस इज इन अ कांस्टेंट मोशन। सबको पता नहीं कहाँ जाने की जल्दी पड़ी हुई है, लेकिन सब भाग रहे, रुकता कोई भी नहीं। और अगर हम सब रुक भी जाएं, चाहे बच्चे, तो हमारा प्लेनेट तो मूव कर रहा है, और हमारा प्लेनेट भी लगातार मूव कर रहा है, सन भी मूव कर रहा है। तो सबसे पहले बच्चे मोशन तो हमको पता ही है कि क्या चीज होती है, कि मोशन जिसके अंदर हमारे पास क्या हो जाते हैं बच्चे, द कोऑर्डिनेट्स या पोजीशन। हमारी जो पोजीशन है बच्चे, वो पोजीशन बच्चे इज चेंजिंग, द पोजीशन इज चेंजिंग with respect to the time. The position is changing with respect to the time. तो हम उसको मोशन बोलते हैं। एक ऐसा मोशन जिसके अंदर बच्चा हमारे पास एक पोजीशन चेंज हो जाती है। आप यहां पर आप चलना शुरू करते हो, आप जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया, जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया सुमेर, आप x1 से कहां पहुंचे, x2 पे, x2 से कहां पहुंचे, x3 पे, x3 से कहां पहुंचे, x4 पे, और x4 से x5 एंड so अलग अलग टाइम के ऊपर आप अलग अलग जगहों पर मौजूद थे। आप अलग अलग टाइम पर अलग अलग जगहों के ऊपर मौजूद थे, तो आप बोलते हो कि आप मोशन कर रहे हो। आप क्या कर रहे हो निर्माण, मोशन कर रहे हो। तो हम बोलते हैं कि मोशन कोई एक ऐसी चीज है जिसमें पोजीशन टाइम के हिसाब से चेंज हो रही है, ये हम मानते हैं। लेकिन फिर हमारे पास आ जाती है पीरियोडिक मोशन। अब ये कैसी मोशन है, तो अब हम समझते हैं कि व्हाट इज द पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन एक ऐसी मोशन है इन विच, जिसके अंदर इन विच दे पोजीशन, the position of the object, the position of the object, the position of the object is repeated, the position of the object is repeated। एक ऑब्जेक्ट की पोजीशन रिपीट हो जाती है आफ्टर फिक्स्ड इंटरवल ऑफ द टाइम, आफ्टर फिक्स्ड इंटरवल ऑफ द टाइम। एक फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम के बाद उसकी पोजीशन हमारे पास क्या हो जाती है, रिपीट हो जाती है, तो हम उसको पीरियोडिक मोशन बोलते हैं। पीरियोडिक मोशन हमारे पास किस तरीके से कैरेक्टराइज होगा, जरा समझने की कोशिश करते हैं। मेरी हार्ट बीट पीरियोडिक है या नहीं है, मेरी हार्ट बीट क्या लगता है, पीरियोडिक है कि नहीं है? यस, इट इज ए पीरियोडिक। ये एक सर्टेन टाइम के बाद अपने आप को क्या करते, रिपीट, दूर गई पास आई, दूर गई पास आई, दूर गई पास आई, तो रिपीटेड। यस इट इज। क्या बच्चे, मैं हेली कॉमेट जो हमारे पास है उसकी मोशन ये 76 ईयर के बाद नजर आता है। मैंने 98 97 में देखा था हेली कॉमेट, वेस्ट साइड पे नजर आता था, तो तब बच्चे मैंने हेली कॉमेट देखा था। ये क्या, ये भी बच्चे हमारे पास पीरियोडिक है? यस, ये भी पीरियोडिक है। क्यों? ये 76 ईयर के बाद दोबारा फिर से बच्चे हमारे आसपास नजर आए, पीरियोडिक है, बिल्कुल पीरियोडिक है। अगर मैं आपको यहां पर बोलूं द मोशन ऑफ वाइब्रेटिंग मॉलिक्यूल, तो मोशन ऑफ वाइब्रेटिंग मॉलिक्यूल क्या होगा, मोशन ऑफ द वाइब्रेटिंग मॉलिक्यूल क्या हो जाएगी, पीरियोडिक है। यस इट इज अ पीरियोडिक। ये क्यों पीरियोडिक है, क्योंकि इसकी मोशन रिपीट होती है एक फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम के बाद। मोशन ऑफ द अर्थ अराउंड सन क्या पीरियोडिक है, क्या पीरियोडिक है? मोशन ऑफ द अर्थ अराउंड सन क्या पीरियोडिक है? यस इट इज अ पीरियोडिक। और दो तरह से पीरियोडिक है, 365 के हिसाब से भी पीरियोडिक है, और दूसरा किसके हिसाब से पीरियोडिक है बच्चे, दूसरा बच्चा हमारे, हाँ बिल्कुल, दूसरा बच्चा हमारे पास ये पीरियोडिक बन जाती है बच्चे इस हिसाब से, क्योंकि ये एक दिन के अंदर 24 घंटे के अंदर मतलब अपनी एक मोशन को रिपीट करती है। जैसे हमारे पास अगर मैं आपको ये बोल देता हूं द मोशन ऑफ द रोप, द मोशन ऑफ द रोप, द मोशन ऑफ द रोप skipped by a girl, the motion of the rope skipped by the girl, skipped by the girl। एक लड़की बच्चे जब रस्सी को कूदती है या पंजाबी में कहे टापती है, तो बच्चे जब वो आपके पास रस्सी को टापती है बच्चे, तो रस्सी की मोशन क्या होती है, पीरियोडिक होती है कि नहीं होती है, बताओ शाबाश। यस सर, क्योंकि एक फिक्स टाइम के बाद पीरियोडिक होती है। और यहाँ पर लड़कियों ने जवाब नहीं दिया, लड़कों ने जवाब दिया। सबसे इंटरेस्टिंग बात लड़की किसी ने जवाब नहीं दिया। मैं एग्जांपल लड़कियों की दे रहा हूँ, लड़के जो हाँ सर बिल्कुल है, मतलब कि क्या समझा जाए, चलो खैर आगे चलते। सो हमारे पास यहाँ पर अब लड़की की मोशन क्या, पीरियोडिक है कि नॉन पीरियोडिक है?
तो लड़की की भी मोशन बच्चे हमारे पास पीरियोडिक है। क्यों पीरियोडिक है बच्चा हमारे पास? पीरियोडिक होने की वजह बच्चा हमारे पास यहाँ पर ये बनती है कि हमारे पास यहाँ पर वो पीरियोडिक है क्योंकि वो लड़की भी एक फिक्स टाइम के बाद अपनी मोशन को रिपीट कर रही, तो पीरियोडिक बच्चा हमारे पास है। एक बच्चे अगर हम देखें तो हमारे स्कूल के अंदर पीरियड्स होते हैं, हाँ या ना? एक पीरियड बच्चा हम बोलते हैं कि हमारा लेक्चर हो गया, पीरियड हो गया। कभी सुना बच्चा आपने इसके बारे में? कभी सुना बच्चा आपने इसके यस बारे सर। में? तो वो Yes. बच्चा हमारे पास क्या हो जाता है, वो मतलब एक टाइम इंटरवल खत्म हुआ, दोबारा वही इंटरवल आएगा, वही चीज बच्चे दोबारा आएगी। तो ये सारी चीजें पीरियोडिक मोशन, फर्क सिर्फ इतना यहाँ पर मोशन होती है। सिंपल पेंडुलम पीरियोडिक मोशन है, कोई भी चीज जो बार बार उसी पोजीशन पे है जहां से वो चली थी, तो पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन की एक खास बात क्या होती है? इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय अ टाइम पीरियड। इसकी हमारे पास अगर देखा जाए बच्चे तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास क्या होती है? इसके पास एक कैरेक्टरिस्टिक टाइम इंटरवल होता है जिसके बाद ये अपनी वैल्यूज को क्या करता है? रिपीट करता है। इसका एक टाइम इंटरवल होता है, उस टाइम के बाद बच्चा हमारे पास ये अपनी मोशन को दोबारा से क्या करता है? रिपीट करता है। ये अपनी मोशन को दोबारा से रिपीट करता है उस टाइम के बाद। जैसे मेरे पास कोई पर्सन गाड़ी चला रहा है, जैसे कोई पर्सन सर्कुलर पाथ के अंदर आपके पास गाड़ी चला रहा है, ठीक बेटा? अब ध्यान से समझना। और सपोज कि हमारे पास गाड़ी यहां से चलनी शुरू होती है, यहां से ये गाड़ी बच्चा अगर हम यहां से चलना शुरू करते हैं तो क्या होता है? ये गाड़ी जब यहां से चलनी शुरू होती है जीरो के ऊपर, फिर ये टाइम के बाद वापस यहाँ पर आती है, टाइम पीरियड हो गया टी, फिर दोबारा से एक बच्चे टाइम के बाद यहाँ पर आती है, टाइम आप बोलोगे 2t 3t एंड सो ऑन। यानी ये एक एक चक्कर टी टाइम पीरियड पे निकाल रहा है, तो इसको हम टाइम पीरियड बोलते हैं। और कोई बच्चा बता सकता है एक्स्ट्रा डोज ऑफ नॉलेज, एक्स्ट्रा नॉलेजेबल पॉइंट, और वो ये इनवर्स ऑफ टाइम पीरियड क्या होता है? कोई बच्चा बता दे। Frequency. फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी। ये बच्चा हमारे पास फ्रीक्वेंसी है, ये एक्स्ट्रा पॉइंट है जो हम बाद के अंदर देखेंगे। तो पीरियोडिक मोशन हम अपने आसपास देख सकते हैं। अच्छा, घड़ी की सुइयां पीरियोडिक मोशन, हमारे पास घड़ी की सुइयां पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन हमारे आसपास हो रहा है, हम देख रहे हैं, कहीं कहीं पर ये चीजें बच्चा हमारे को नजर आ जाती हैं। गाड़ी के पहिए का गोल घूमना पीरियोडिक है बच्चा हमारे पास। तो पीरियोडिक मोशन आइडेंटिफाई हो जाता है क्योंकि ये अपनी पोजीशन को दोबारा से वही नजर आता है। भाई आप देखते हो, अरे ये तो वैसी मूव कर रहा है, रस्सी वैसी नीचे आ रही है, लड़की वैसी कूद रही है, अर्थ वैसे बच्चे 1 साल के बाद दोबारा वैसे चक्कर लगाएगी, तो टाइम पीरियड आ गया और हमारे पास पीरियोडिक मोशन। नेक्स्ट, अब हमारे पास इस पीरियोडिक मोशन की कैटेगरी होती है जिसको हम बोलते हैं ऑसिलेशंस। अब ऑसिलेशंस के, अब ऑसिलेशन बच्चा हमारे पास क्या, ध्यान से समझना, फोकस करना। अब तुम्हारा यहाँ पर मुझे फोकस चाहिए 101%। ऑसिलेशन, द टाइप ऑफ पीरियोडिक मोशन, द टाइप ऑफ द पीरियोडिक मोशन। मेरे पास एक टाइप ऑफ पीरियोडिक मोशन, दिस इज द टाइप ऑफ द पीरियोडिक मोशन। एक ऐसी पीरियोडिक मोशन का टाइप इन विच द ऑब्जेक्ट, जो हमारे पास ऑब्जेक्ट है बच्चे, द ऑब्जेक्ट मूव्स टू एंड फ्रो, moves to and fro, to and fro between two extreme positions, between the two extreme positions, between the two extreme positions, extreme position and about a mean position, and about a mean position, and about a mean position। एक ऐसा पीरियोडिक मोशन, एक ऐसा पीरियोडिक मोशन जिसके अंदर हमारे पास जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो कुछ ऐसा पीरियोडिक मोशन कर रही है जिसमें ये बॉडी क्या करती है बच्चे, एक पॉइंट से बच्चे दूर जाती है और दूर जाकर फिर बच्चे वापस आ जाती है। ठीक है, यहां से दूर गई और बच्चे किसी वजह से वापस आ गए, फिर बच्चा हमारे पास यहां से ये आपके पास दूर गई और फिर दूर जाकर बच्चा हमारे पास ये क्या होगी, वापस आ गई। और हम बोलते हैं यहां पर भी मोशन अपने आप को रिपीट कर, ये मोशन अपने आप को रिपीट कर, ये मेरे पास यहां पर कौन सी आपके पास आ जाती है, एक्सट्रीम, क्योंकि इसके बाद ये आगे नहीं जा सकती।
ये पोजीशन भी मेरे पास क्या आ जाती है, एक्सट्रीम। इसके बाद भी ये आगे नहीं जा सकती। और जो इनका मिड पॉइंट है उसको हम कौन सी पोजीशन बोल देते हैं, शाबाश बोलो, इट इज नोन एज टू बी द मीन पोजीशन। तो ये मेरे पास एक्सट्रीम पोजीशन नंबर 1 है, ये एक्सट्रीम पोजीशन मेरे पास नंबर 2 है। और इस पीरियोडिक मोशन को हम ऑसिलेशन बोलते हैं, ये ऑसिलेशन है। और इस मोशन को हम टू एंड फ्रो बोलते हैं, टू एंड फ्रो, ये भी पीरियोडिक मोशन है, लेकिन इसमें एक फर्क पड़ गया। अब बॉडी क्या करेगी, रुक कर वापस आती है, फिर वो दूसरी तरफ चली जाती है, रुक कर फिर वापस आती है। और मोशन बच्चे हमारे पास यहां पर क्या बन जाता है, पीरियोडिक एंड ऑसिलेटरी। ये पॉइंट हमको यहां पर समझना। और इसको आगे चलने से पहले मैं अभी आपको एक और चीज बता देता हूं, ऑल ऑसिलेटरी मोशन, ऑल द ऑसिलेटरी मोशन, हमारे पास सारी ऑसिलेटरी मोशन, जितनी भी ऑसिलेटरी मोशन है आर पीरियोडिक। ये सब के सब मेरे पास पीरियोडिक है, लेकिन ध्यान रखना, लेकिन ध्यान रखना, नॉट ऑल पीरियोडिक, लेकिन सारी पीरियोडिक आर नॉट ऑसिलेटरी, आर नॉट ऑसिलेटरी, आर नॉट ऑसिलेटरी, these are not oscillatory। सारे पंजाबी इंडियन है, लेकिन सभी इंडियन पंजाबी नहीं। मेरी बात को आप समझने की कोशिश करें। मेरे पास यहाँ पर कोई भी चीज है, जैसे फॉर एग्जांपल एक स्कूल के अंदर सारे बच्चे स्टूडेंट है, पर सभी स्टूडेंट +1 के नहीं। मेरी बात को आप समझने की कोशिश करोगे तो आपको सारी चीजें अंडरस्टैंड हो जाएंगी। ऑसिलेटरी मोशन का पीरियोडिक होना जरूरी है, पर पीरियोडिक का ऑसिलेटरी होना जरूरी नहीं। मैं आपको बताता हूँ कैसे, धीरे धीरे करके हम यहां पर बातों को समझ पाएंगे। देखिए, हमारे पास रोप, दे रोप आपके पास स्किप्ड बाय द गर्ल, दे रोप स्किप्ड बाय द गर्ल। जो लड़की बच्चे रोप को स्किप कर रही थी, वो रोप के मोशन हमारे पास क्या थी, पीरियोडिक थी। वो रोप के मोशन बच्चे हमारे पास पीरियोडिक थी, लेकिन क्या वो ऑसिलेटरी थी, नहीं, वो हमारे पास ऑसिलेटरी नहीं थी। रीजन कोई बच्चा बता सकता है, क्योंकि आपकी रस्सी जब घूमती है बच्चे, तो वहां पर बताओ एक्सट्रीम पोजीशंस कहां पर, वो पॉइंट बताओ जहां पर वो रस्सी रुक के वापस पीछे आती है, कहीं पर आती है, नहीं सर, नो सर, तो आगे चलती रहती है। रोप स्किप्ड बाय द गर्ल, ये पीरियोडिक तो है, लेकिन ये ऑसिलेटरी नहीं। ऑसिलेटरी होने के लिए उस ऑब्जेक्ट को रुक कर फिर वापस आना, फिर बच्चे दूसरी तरफ जाना है, रुक के वापस आना, ये भी फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम के ऊपर होता है, लेकिन ये पीरियोडिक होने के साथ साथ ऑसिलेटरी भी। लेकिन एक और बात बताओ बच्चा, हमारे पास इसी रोप से स्विंग बनाया। Now rope is converted into the swing। इसी रोप से बच्चे मैंने स्विंग, स्विंग माने बच्चे, स्विंग माने बच्चे, स्विंग माने क्या हो अंग्रेजों, झूला। तो रोप इज कन्वर्टेड इनटू द स्विंग, और लड़की इस स्विंग, लड़के जवाब दे रहे हैं लड़कियों के क्वेश्चंस का, गजब। लड़कियां सारी चुपचाप बैठी हैं, अच्छा ऐसे भी चीज होती है, लड़कियां रोप भी स्किप करती हैं, लड़के मस्त जवाब दे रहे हैं, हाँ सर बिल्कुल। तो रोप इज कन्वर्टेड इनटू दिस स्विंग। सर आप क्या कहना चाहते हो? मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूँ, समझदार को इशारा काफी है। चलो देखो इस पे ध्यान दो। सो हमारे अरे यार कुछ नहीं है, रोप बच्चे। अब बताओ, ये जो स्विंग है बच्चे, ये स्विंग की मोशन पीरियोडिक है, यस। जो पीछे बंदा खड़ा होता है ना, जो डिपेंड करता है। वो फिक्स, वो डिपेंड अबाउट झूला, जो पूरा गोल घूम जाए। मैं यस नॉर्मल सर, झूले की बात कर रहा हूँ, ठीक है, इंसानों के झूले वाली बात कर रहा हूँ, जो लड़कियां झूला लेती हैं बच्चे, ठीक है। लड़कों के झूले की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरा पलट के वापस आ जाना, इतना बंदे बोलते हैं कि पलट के वापस आ जाना, वो नहीं। नॉर्मल झूला, जो झूला बच्चे हमारे घरों में भी होता है बच्चे, वो स्विंग की बात हो रही है। क्या ये मोशन पीरियोडिक होती है, यस, क्योंकि जो पीछे बंदा खड़ा होता है ऐसे करके, वो टाइम, अबे यार तुम क्राइस्ट द किंग के बचपन वाले स्कूल में चले जाओ ना, वहां पे कितने झूले हैं, वहां पे जाओ, देखो पीरियोडिक मोशन आपको नजर आएगा। आपको सारी फिजिक्स ही वहां पर है बच्चे, अगर आप ध्यान से देखें तो वहां पर जो पीछे बंदा होता है, वो फिक्स इंटरवल के बाद उसको धक्का देता है, तो मोशन तो पीरियोडिक है। लेकिन क्या ये मोशन ऑसिलेटरी है, यस और नो? क्या ये मोशन ऑसिलेटरी है? यस सर। सर अब क्यों है ये ऑसिलेटरी, बताओ, पीरियोडिक होने के साथ साथ, क्योंकि यहाँ पर झूला रुकता है दो एक्सट्रीम पोजीशन पे और फिर वापस आता है।
तो ये मोशन बच्चा हमारे पास क्या हो जाती है, टू एंड फ्रो। क्या अर्थ की मोशन पीरियोडिक है कि ऑसिलेटरी है, क्या लगता है आपको बच्चे? अर्थ की मोशन, हाँ बेटा, पीरियोडिक है। पीरियोडिक है सर। क्या ऑसिलेटरी के केस में लेके आओगे? नहीं। नो और अगर अब अगर मैं आपको बोलता हूँ बच्चे, अभी आपको धीरे धीरे क्लियर होती जाएंगी, जो हमारे पास स्विमर है, जो स्विम करता है बच्चे, लेंस के अंदर स्विम करता है ना, वो बच्चे वहां पर जाके रुकता है और रुकने के बाद फिर वापस आता है। क्या अब उसकी मोशन पीरियोडिक है? यस, क्योंकि वो फिक्स टाइम इंटरवल पे चलता है। लेकिन क्या मैं उसकी मोशन को ऑसिलेटरी बोलूंगा? बताओ, ध्यान से जवाब देना इस क्वेश्चन का। तो आपको एक चीज रिपीट करना एक बार। कि जो स्विमर है, स्विमिंग कर रहा है एक स्विमिंग पूल के अंदर, और वो यहां से स्विम करता हुआ दूसरे एंड पे जाता है, वहां से फिर वो अपना रास्ता चेंज करके वापस आता है। तो क्या अब इसकी मोशन को पीरियोडिक मानूंगा? यस, पीरियोडिक है, क्योंकि एक फिक्स टाइम इंटरवल पे चलता है। लेकिन क्या इसकी मोशन को ऑसिलेटरी मानूंगा? यस और नो? यस सर। आंसर इज नो। रीजन बच्चा है, अब आपको एक और चीज पता लगेगी, धीरे धीरे करके आपको चीजें पता लगेगी। ऑसिलेटरी मोशन की एक खास बात और भी होती है, इंटरनल आपके पास रिस्टोरिंग फोर्स। आपके पास यहां पर क्या आ जाता है, फॉर ऑसिलेशन टू हैपन, फॉर द ऑसिलेटरी मोशन टू हैपन। अगर हम चाहते हैं कि हमारी ऑसिलेटरी मोशन हो जाए, for the oscillatory motion to happen, for the oscillatory motion to happen, a variable, ध्यान से समझना, a variable, हमारे पास variable position dependent force, a variable position dependent internal force, position dependent internal force, internal force must oppose, internal force must oppose, must oppose, ये बच्चा आपके पास अपोज करनी चाहिए। और ये फोर्स जनरली कंजर्वेटिव ही होती है, नॉन कंजर्वेटिव हम नहीं लेते। एंड दिस मस्ट अपोज द मोशन ऑफ द बॉडी। तो जाकर हमारे पास गौरव राय ये ऑसिलेटरी मोशन हो पाए। तब करके जब एक स्विमर आगे जाकर रुकता है तो वो अपनी विल पावर से रुकता है, ना कि पानी की किसी रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से। हाँ या ना? मेरी बात को आप समझ पा रहे? मेरी बात को आप समझ पा रहे? अब एक बात बताओ, जब आप पानी में किसी ऑब्जेक्ट को दबाते हो और छोड़ते हो तो वो पानी के अंदर बच्चे रखी हुई चीज क्या करती सर है? ऑसिलेटरी है। वो ऑसिलेट क्यों कर रही है? क्योंकि उस पे बायोंट फोर्स लग रही है। वो इस बात पे डिपेंड कर रही है कि वो ऑब्जेक्ट, अब वो फोर्स वेरिएबल है कि कांस्टेंट है? वेरिएबल। ऑब्जेक्ट जितना पानी के अंदर जाता जाएगा, जितना डिस्टेंस नीचे कवर करता जाएगा, उतनी वो फोर्स स्ट्रांग होती जाएगी और वो उसको धकेलेगी जहां से वो आई थी। इसी तरीके से ऑसिलेटरी मोशन तब होती है जब कोई सिस्टम की इंटरनल फोर्स हमारे पास इसके ऊपर काम करके इसको रोकने की कोशिश करती। कैसे? मेरे पास ये पेंडुलम है, ये पेंडुलम को जब मैं यहां से रिलीज करता हूं तो बताओ ये क्या करती है पेंडुलम? शाबाश बताओ, ये पेंडुलम क्या करता है? जैसे मैं इसको यहाँ पर कोई स्पीड देता हूँ, ये पेंडुलम कहाँ पर चला जाता है? बोलो शाबाश। ये पेंडुलम बच्चा हमारे पास ऊपर चला जाता है। क्या ये ऊपर जाकर जाता रहता है कि वापस नीचे आता है? बोलो शाबाश। ये नीचे वापस भी आता है। और ये बच्चे जैसे नीचे आ गया तो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? तो आप अगर देखें तो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल ग्रेविटेशन। एमजी का कंपोनेंट। ग्रेविटी। और ये ग्रेविटी बच्चा हमारे पास तब काम करने लगती है जब आप इसको मीन पोजीशन से छोड़ते हो। ये भी पॉइंट ध्यान रखना। ये इंटरनल फोर्स स्टार्ट कर देती है बच्चे, दिस स्टार्ट एक्टिंग, ये स्टार्ट कर देती है एक्टिंग एज यू लीव मीन पोजीशन, एज यू लीव द मीन पोजीशन। जैसे आप मीन पोजीशन को लीव करोगे ये फोर्स आप पे लगने लग जाएगा। ये मेरे पास पहली एक्सट्रीम पोजीशन है और ये बच्चा हमारे पास ये मीन पोजीशन है। क्या पेंडुलम यहाँ पे आके रुकता है कि वो आगे चला जाता है? तो ये आगे चला जाता है, तो ये हमारे पास क्या बन जाती है? दूसरी एक्सट्रीम पोजीशन। तो एक ऑसिलेशन के पास क्या होता है? टू एंड फ्रो मोशन, एक मेन पोजीशन के अबाउट टू एंड फ्रो चलता जाए। और बच्चा हमारे पास यहाँ पर दो एक्सट्रीम पोजीशन होती है और एक मेरे पास यहाँ पर क्या होती है? मेन पोजीशन। लग गई बात पता बच्चे? लग गई बात पता बच्चे आपको? यस सर। कोई दिक्कत है इसके अंदर से अग्रिम?
बताओ शाबाश मुझे। नो सर। चलो, ये पॉइंट अगर मुझे समझ में आता है कि ऑसिलेटरी मोशन पीरियोडिक मोशन की एक टाइप है जिसमें टाइम पीरियड यहाँ पर भी है, और यहाँ पर जो हमारे पास टाइम पीरियड है बच्चे, उस टाइम पीरियड को बच्चे हम यहाँ पर बोल देते हैं एक ऑसिलेशन का टाइम पीरियड। तो अब यहाँ का टाइम पीरियड थोड़ा डिफरेंट हो जाता है। उसके लिए मुझे सबसे पहले वन ऑसिलेशन समझ में आनी चाहिए। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द वन ऑसिलेशन? वन ऑसिलेशन के दो मतलब निकलते हैं, ध्यान से समझो। देखो, पहला मतलब, मैं मीन से शुरू करता हूं। देखिए, मैं मीन से शुरू करूंगा, मैं एक्सट्रीम वन पोजीशन पे जाऊंगा, मैं दोबारा से फिर मीन की तरफ को आऊंगा, मैं एक्सट्रीम टू की तरफ को आऊंगा और दोबारा से मीन पे चला जाऊंगा। इसको बच्चे हम बोलते हैं वन ऑसिलेशन, एक ऑसिलेशन। जहां पर बच्चे मैं इस मोशन के अंदर दोनों एक्सट्रीम को टच करूंगा और मीन को कितनी बार क्रॉस करूंगा बच्चे? मीन को 2 बार क्रॉस कर रहे हैं, मतलब एक बार जाते हो एक बार आते हो, तो हम बोल देते हैं कि यह हमारे पास क्या बन गई? ऑसिलेशन। लेकिन कोई बच्चा यहाँ पर मुझे, यहाँ पर कोई बच्चा रोक सकता है, बच्चा ये बोल सकता है सर ऐसा थोड़ी ना है, आपके पास पेंडुलम तो जैसे मर्जी स्टार्ट कर लीजिए, आप पेंडुलम को साइड से स्टार्ट कर दीजिए, ये ऐसे भी तो ऑसिलेट कर सकते हैं। आपका पेंडुलम अगर साइड से स्टार्ट करता है तो एक ऑसिलेशन क्या होगी? इवन से मीन पे जाना, मीन से दूसरे एक्सट्रीम पे आना, फिर से मीन पे आना और फिर से बच्चे एक्सट्रीम पे आना, इसको एक ऑसिलेशन बोलते हैं। एक ऑसिलेशन का मतलब दोनों एक्सट्रीम पॉइंट्स को टच करना, दोनों एक्सट्रीम पॉइंट को टच करना, उसको बच्चे हम यहाँ पर एक ऑसिलेशन बोलते हैं। तो आपका टाइम पीरियड क्या हो जाएगा? तो हमारे पास हमारा टाइम पीरियड क्या हो जाएगा? शाबाश बता दो, हमारा टाइम पीरियड क्या हो जाएगा? शाबाश बोलो बच्चे। तो हमारा टाइम पीरियड आपके पास क्या आ जाएगा? द टाइम कवर्ड या टाइम टेकन टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन, द टाइम टेकन टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन। हम यहाँ पर अगर एक ऑसिलेशन के टाइम को देखते हैं तो ये बच्चा हमारे पास क्या बन जाता है? वन टाइम पीरियड। इसको हम कैपिटल टी से डिनोट करते हैं। अब बताओ इसके कितने हिस्से बन जाएंगे? 4 हिस्से। 4 हिस्से कैसे बच्चे हमारे पास? देखो, यहां से ये टोटल टाइम आपके पास टी है, तो इसके कितने हिस्से बन जाएंगे? 1 2 और बच्चे 3 और आपके पास 4। तो अगर एक टाइम पीरियड कैपिटल टी है तो बताओ मीन से एक्सट्रीम t/4। मेरी बात को समझ पा रहे हो? फिर ये बच्चे इनके बीच में भी t/4, ये भी t/4 और ये भी t/4। मेरी बात को आप अंडरस्टैंड कर पा रहे हो? यानी कि मीन से एक्सट्रीम तक जाने के लिए जो टाइम लगता है वो t/4 है, क्योंकि ये टोटल ऑसिलेशन का 1/4 हिस्सा। ये टोटल ऑसिलेशन का बच्चा हमारे पास यहाँ पर कितना हिस्सा है? 1/4 हिस्सा है। इसको हम टाइम पीरियड बोल देते हैं। जी करमनजीत बोलो बच्चे। सर अगर हम फोर्स देते हैं तो वो एक्सेलरेशन हो रही है तो भी ऑसिलेटरी मोशन ही होगी क्या बेटा? अगर हमने फोर्स मतलब लगा दिया इसके ऊपर तो उसकी पहली एक्सेलरेशन बात होगी पहली बात बच्चे, पहली बात किस केस में आप फोर्स की बात कर रहे हो बच्चे? एक्सटर्नल फोर्स अगर मैंने कब पेंडुलम लगाई के केस हमने? में कब लगाई बच्चे? जैसे मान लो मैंने एक्सट्रीम से छोड़ा है और मैंने एक्सटर्नल हाँ, फोर्स दिया अब उसको पॉइंट पर आए। मैं एग्जैक्टली यही पॉइंट आपके मुंह से सुनना चाहता था। सबसे पहले न्यूटन लॉ ऑफ मोशन की बात अगर हम करते हैं तो वहां पर एक एग्जांपल है, जैसे दो बॉडीज का कांटेक्ट अलग हो जाता है तो उनकी जो फोर्स है उसकी मेमोरी बहुत आपके पास क्या होती है बच्चे? वो आपको शायद से याद हो, मैंने एक कॉन्सेप्ट कराया था कि अगर आप एक मूविंग प्लेटफॉर्म से अलग होते हो तो आप क्या शेयर करते हो? वेलोसिटी। आप एक्सेलरेशन शेयर नहीं करते तो इसका मतलब आपने जो फोर्स, आपने उसको फोर्स अगर आपने दे दी वो एक अलग केस है बच्चे। अभी हम उस पॉइंट पर नहीं जा सकते कि आपने उसको इंपल्स दे दिया या कुछ और दे दिया, वो एक अलग चीज है। लेकिन अभी हम सिर्फ उसको रिलीज कर रहे हैं बच्चे, ठीक? उसको हम बाद में देखेंगे किसी ओके और सर केस के अंदर। अभी हम सिर्फ उसको रिलीज कर। एम्पलीट्यूड बच्चा हमारे पास क्या आ जाता है? इसको कैपिटल ए से डिनोट करते हैं, याद रखना। इट इज द मैक्सिमम सेपरेशन, मैक्सिमम सेपरेशन। ये मैक्सिमम सेपरेशन है किस किस के बीच में बच्चे? बिटवीन द मीन एंड द एक्सट्रीम। मीन एंड बच्चा हमारे पास एक्सट्रीम। एक्सट्रीम और मीन के बीच का जो डिस्टेंस होता है आप उसको एम्पलीट्यूड बोलते हो। एम्पलीट्यूड, दिस इज मैक्सिमम सेपरेशन या मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन टू द एक्सट्रीम।
तो ये मेरे पास ऑसिलेशन है। ऑसिलेशन के अंदर याद रखना मीन से एक्सट्रीम तक जाने के लिए टाइम t/4, फिर एक्सट्रीम से मीन तक आने के लिए t/4, और अगर आप इन चारों टाइम को ऐड कर देते हो तो t/4 प्लस ऑफ t/4 प्लस ऑफ t/4 प्लस ऑफ t/4। जल्दी बोलो बच्चे, टोटल टाइम कितना आ जाएगा आपके पास? t। यानी मीन से एक्सट्रीम तक जाने के लिए आपको टाइम लगेगा टोटल टाइम डिवाइडेड बाय 4, टोटल टाइम डिवाइडेड बाय 4, ये ऑसिलेशन। और फिर बच्चा हमारे पास जब ये ऑसिलेशन हम खत्म करते हैं तो हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट आता है, और नेक्स्ट पॉइंट बच्चा अब हमारे पास आ जाता है द कॉन्सेप्ट ऑफ द सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब बच्चा बोलता है कि सर सिंपल हार्मोनिक मोशन अब क्या? अब ये सिंपल हार्मोनिक क्या है और मोशन क्या है? सिंपल का तो मतलब सिंपल, सिंपल। हार्मोनिक बच्चे पता है किसको बोला जाता है? आपको पता है हार्मोनिक फंक्शंस होते हैं, हार्मोनिक चीजें होती हैं। हार्मोनिक पता है हार्मोनी वर्ड से आया है, और हार्मोनिक का मतलब बच्चे हमारे पास होता है मैथमेटिक्स में या साइन या कॉस, याद रखना, या साइन या कॉस या इनके कॉम्बिनेशन एक्सेप्ट डिवीजन, इनको हम हार्मोनिक बोलते हैं, इनको हम हार्मोनिक बोलते हैं। फिर समझो, या साइन या कॉस या इनके कॉम्बिनेशन, प्लस कर दो, माइनस कर दो, मल्टीप्लाई करो, पर डिवाइड मत करो, उसको हम सिंपल हार्मोनिक, यहाँ पर हार्मोनिक फंक्शन बोलते हैं। सो व्हाट इज द सिंपल हार्मोनिक मोशन? अब ध्यान से समझो, सिंपल हार्मोनिक मोशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन इज अ टाइप ऑफ, this is a type of oscillatory motion, this is a type of the oscillatory motion in which, जिसके अंदर, ध्यान से समझना, in which, जिसके अंदर बच्चा हमारे पास नंबर वन an internal, in which an internal, आपके पास an internal restoring force acts, an internal restoring force acts on the and internal restoring force acts on the, आपके पास body, on the body when it is away from mean position, it is away from mean position, it is away from the mean position। ये हमारे पास एक ऐसी ऑसिलेटरी मोशन जिसके अंदर अगर कोई ऑब्जेक्ट अपनी मीन पोजीशन को लीव करता है, ये हमारे पास अगर अपनी मीन, ये देखो ये मीन है, ये मेरे पास एक्सट्रीम है, और ये भी हमारे पास यहाँ पर एक्सट्रीम है। जैसे ये अपनी मीन पोजीशन को लीव करेगा, जैसे लीव करेगा, तो इसके ऊपर हमारे पास एक इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स लगेगी। दिस इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स, जैसे ये बच्चा हमारे पास इस ऑब्जेक्ट की क्या इंस्टेंटेनियस पोजीशन, ये मेरे पास पोजीशन, ये मेरे पास पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, ये मेरे पास पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट है। मेन पोजीशन को मैं x इज इक्वल टू 0 पे ले रहा हूं, एक्सट्रीम पोजीशन क्योंकि एम्पलीट्यूड पे है तो ये प्लस a आ गई, और दूसरी एक्सट्रीम दूसरे एम्पलीट्यूड पे है तो ये माइनस a। ये पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट है, मान लो ये x पे, तो जैसे ही इस ऑब्जेक्ट ने मीन पोजीशन को छोड़ के यहाँ पर अपनी जगह बनाई, ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर पहुंच गई, तो इस पे एक इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स काम करने लग जाती है। नंबर टू दिस फोर्स, ये जो बच्चा हमारे पास फोर्स है, दिस फोर्स इज अनबैलेंस्ड, याद रखना ये फोर्स हमारे पास अनबैलेंस्ड होगी, ये फोर्स आपके पास अनबैलेंस्ड होगी, एंड डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मीन पोजीशन, डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मीन पोजीशन, डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मीन पोजीशन, और ये बच्चा हमारे पास मीन पोजीशन की तरफ को डायरेक्टेड होगी। मतलब क्या हो गया, अगर आप यहाँ पर देखते हो तो ये आपके पास कहाँ की तरफ को डायरेक्टेड होगी बच्चे, यहाँ की तरफ को डायरेक्टेड। ये जो फोर्स है रिस्टोरिंग फोर्स, ये आपकी रिस्टोरिंग फोर्स है, ये मेरे पास ऑब्जेक्ट है, और ये रिस्टोरिंग फोर्स कहाँ की तरफ को डायरेक्टेड होगी, मीन पोजीशन पे। मतलब अगर ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर पहुंच जाए, यहाँ पर अगर ये ऑब्जेक्ट पहुंच जाए, तो ये अब मीन पोजीशन से x डिस्टेंस यहाँ पर है, तो बताओ यहाँ पे रिस्टोरिंग फोर्स कहाँ की तरफ को लग जाएगी, इस डायरेक्शन पे।
मेरी बात को समझ पा रहे हो? ये रिस्टोरिंग Yes, फोर्स के डायरेक्शन बच्चे अपने आप चेंज हो जाएगी, मतलब द रिस्टोरिंग फोर्स इज अनबैलेंस्ड डायरेक्टेड टुवर्ड्स मीन पोजीशन, दैट इज ये बच्चा हमारे पास क्या आ जाती है, इट कैन चेंज द डायरेक्शन, ये बच्चा हमारे पास चेंज कर सकती है बच्चे डायरेक्शन, इट कैन चेंज द डायरेक्शन, ये मेन पोजीशन से राइट हैंड साइड पे लेफ्ट की तरफ को लगती है, यहां पर सारी की सारी रिस्टोरिंग फोर्स लेफ्ट की तरफ को लगेगी, और अगर ऑब्जेक्ट लेफ्ट पे चला जाए तो रिस्टोरिंग फोर्स कहां की तरफ को लगती है, राइट की तरफ, क्योंकि यही फोर्स बच्चा हमारे पास रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए बच्चे, दिस फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल दिस फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल किसके लिए बच्चे, फॉर द ऑसिलेटरी मोशन या फॉर द आपके पास ऑसिलेशन ऑफ द बॉडी, अगर ये फोर्स प्रेजेंट नहीं है तो बॉडी ऑसिलेट नहीं करेगी, ऑसिलेशन ऑफ द बॉडी, ये फोर्स रिस्पॉन्सिबल है कि आपकी बॉडी यहां पर हमारे पास क्या कर रही है बच्चे, ऑसिलेशन कर रही है, हमारी बॉडी यहां पर ऑसिलेशन कर रही है इस फोर्स की वजह से। नेक्स्ट वन और इंपॉर्टेंट वन, हमारे पास क्या जाना, दिस फोर्स, ये बच्चा हमारे पास जो फोर्स है इज पोजीशन डिपेंडेंट, पता भी लग रहा है क्योंकि जब आप मीन से आगे जाते हो तो ये फोर्स लगती है, दिस फोर्स इज अ पोजीशन डिपेंडेंट, ये फोर्स मेरे पास है पोजीशन डिपेंडेंट, ये फोर्स बच्चा हमारे पास पोजीशन डिपेंडेंट है, एंड देयरफॉर, और इस वजह से दिस फोर्स is directly proportional to the displacement from the mean position, it is directly proportional to the separation या displacement from the mean position, separation from the mean position, ये जो बच्चा हमारे पास फोर्स है ये किस पे डिपेंड करेगी, ये फोर्स आपके पास किस पे डिपेंड कर रही है, तो आप बोलोगे ये फोर्स इस बात पे डिपेंड कर रही है हमारे पास कि आपके मेन पोजीशन से कितनी सेपरेशन है, ये हमारे पास, और इस कंडीशन को हम सिंपल हार्मोनिक मोशन की कंडीशन बोलते हैं, ये सिंपल हार्मोनिक मोशन हमारे पास वो ऑसिलेटरी मोशन है जिसमें इंटरनल रिस्टोरिंग जो कि अनबैलेंस्ड है डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मीन पोजीशन रहती है, और जो रिस्पॉन्सिबल है ऑसिलेशन के लिए, और ये तब लगती है जब आप मीन पोजीशन से दूर होते हो, मीन पोजीशन पे होगे तो ये फोर्स आप पे नहीं लगेगी, और इस वजह से हम बोलते हैं कि ये ऑसिलेटरी मोशन क्या बन जाती है आपके पास, सिंपल हार्मोनिक मोशन, और यहां पर हमारे पास क्या आ जाएगा, F इज इक्वल टू मेरे पास माइनस ऑफ K इंटू एक्स, यहां पर ये मेरे पास है the restoring force of this is the restoring force of the system, मेरे पास x क्या बच्चे, this is the आपके पास separation या distance from the main position, separation from आपके पास क्या आ जाएगी, main position, यहां पर k क्या बच्चे हमारे पास, अब ये k सिस्टम की ही कोई प्रॉपर्टी, ये बच्चा हमारे पास रिस्टोरिंग कांस्टेंट है, ये सिस्टम का रिस्टोरिंग कांस्टेंट है, ये सिस्टम का रिस्टोरिंग कांस्टेंट है, ये नेगेटिव साइन क्या बता रहा है, कोई बच्चा बता सकता है मुझे, ये नेगेटिव साइन opposite direction, ये बच्चा हमको बता रहा है द फोर्स, जो फोर्स है बच्चे इज अपोजिंग, द फोर्स इज अपोजिट टू द डिस्प्लेसमेंट, द फोर्स इज अपोजिट टू द डिस्प्लेसमेंट, the force is opposite to the displacement, जो फोर्स है बच्चे ये अब मेरे पास ऑपोजिट है, और ये किसके ऑपोजिट है बच्चे हमारे पास, शाबाश बता दो, डिस्प्लेसमेंट के ऑपोजिट, ये रिस्टोरिंग कांस्टेंट है, लेकिन अभी भी बात समझ में नहीं आई ऑसिलेशन को सिंपल हार्मोनिक मोशन क्यों बोला गया, रीजन बहुत सिंपल सी बात बताओ, बहुत सिंपल सी बात, ये बात बच्चा हमारे पास ये है, अगर ये रिस्टोरिंग फोर्स देखा जाए तो माइनस ऑफ K इंटू एक्स की पावर n, दिस इज द जर्नल फॉर्मूला फॉर ऑसिलेशन, ये जर्नल फॉर्मूला फॉर द ऑसिलेशन, और जब आप n की वैल्यू 1 लेते हो यानी कि जो फोर्स है वो हमारे पास डिस्टेंस की पावर 1 पे डिपेंड करती है,
तो यही ऑसिलेशन का नाम क्या पड़ जाता है, सिंपल हार्मोनिक मोशन। अगर n की वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो जाएगा फिर आप इसको सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं बोलोगे, फिर आपको इसको कौन सी मोशन बोलोगे, ऑसिलेटरी मोशन। मेरी बात को आप समझ पा रहे हो, मेरी बात को आप अंडरस्टैंड कर पा रहे हो, क्योंकि फोर्स डिस्प्लेसमेंट की पावर 1 पे डिपेंड कर रही है, डिस्प्लेसमेंट की पावर 1 पे डिपेंड कर रही है, तो इसको हम सिंपल हार्मोनिक मोशन बोलते हैं। अदरवाइज बच्चे अगर इसकी पावर 2 होगी तो क्या हो जाएगा, ये आपके पास ऑसिलेटरी मोशन तो करेगी, लेकिन बच्चे अब हम इसको एसएचएम नहीं बोल सकते, इसको हम एसएचएम नहीं बोल सकते। और यहां पर भी बच्चा हमारे पास यही पॉइंट आ जाता है, ऑल द एसएचएम, हमारे पास जितनी भी एसएचएम है आर ऑसिलेटरी, ट्रू या फॉल्स, बिल्कुल सही, हमारे पास जितनी भी एसएचएम है वो ऑसिलेटरी है, बट ऑल ऑसिलेटरी, लेकिन हमारे पास जितनी भी ऑसिलेटरीज होती है, बट ऑल द ऑसिलेटरीज, जितनी भी बच्चे हमारे पास ऑसिलेटरी मोशन, ऑल द ऑसिलेटरी मोशन नॉट आपके पास एसएचएम, ये बिल्कुल भी बच्चा हमारे पास एसएचएम नहीं है। मेरी बात को आप अंडरस्टैंड कर पा रहे हो मेरी बात को आप फोकस कर पा रहे हो बच्चे, हाँ या ना, मेरी बात को आप अंडरस्टैंड कर यस सर। यहाँ पर अगर आपको ये पॉइंट समझ में आता है, एक ये फोर्स अनबैलेंस होनी चाहिए, मेन पोजीशन से अगर आप हटते हो तो ये फोर्स आप पे लगनी चाहिए, ये फोर्स बच्चे हमेशा आपके डिस्प्लेसमेंट अगर राइट की तरफ जा रहे हो तो ये फोर्स लेफ्ट की तरफ को लगेगी, ये फोर्स लेफ्ट की तरफ को लगेगी। अगर आपका पार्टिकल लेफ्ट पे जा रहा है, मेन की दो ही तो पोजीशंस है, या तो राइट पे जाओगे या लेफ्ट पे जाओगे, 2 और 4। अगर पार्टिकल लेफ्ट पे जा रहा है तो ये रिस्टोरिंग फोर्स राइट की तरफ को लग रही है, और इसकी वजह से हमारे पास सिंपल हार्मोनिक मोशन बन जाता है। और यहाँ पर फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स की, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट, तो ये SHM बन जाएगा। तो ये हमारे पास यहाँ पर क्या बन जाएगा बच्चे, SHM। तो SHM के अंदर सबसे पहले तो ये समझना कि ये भी मेरे पास क्या है, आपके पास ये भी एक ऑसिलेटरी मोशन है, बट इसमें जो रिस्टोरिंग फोर्स है वो डिस्प्लेसमेंट की पावर 1 पे डिपेंड करता है, डिस्प्लेसमेंट की पावर 1 पे डिपेंड करता है। मतलब नेक्स्ट, इसका मतलब बच्चा हमारे पास क्या आ गया, जब SHM हो रहा है, ये मेन पोजीशन, ये मेन पोजीशन है, और हमारे पास यहाँ पर कौन सी पोजीशन है बच्चा, हमारे पास ये एक्सट्रीम पोजीशन 1, ये एक्सट्रीम पोजीशन आपके पास 2। चलिए मैं अब आपसे पहला क्वेश्चन पूछता हूँ, द फोर्स ऑन द मेन पोजीशन SHM के अंदर, ये x 0 होता है और ये x इज इक्वल टू प्लस ऑफ ए, और यहाँ पर x इज इक्वल टू माइनस ए। तो मेन पोजीशन पे फोर्स क्या होती है बच्चे, शाबाश बताओ, 0। आपके पास मेन पोजीशन के ऊपर 0 फोर्स होती है, यानी कि 0 फोर्स का मतलब न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या बोलता है, जहां पर आप पे 0 फोर्स लगती है आप क्या करते हो, अपना पिछला मोशन क्या करता है बच्चे, कंटिन्यू करते हो, हाँ या ना। तो ये बात दिमाग में रखना। दूसरा, मुझे एक बात बताओ, यहाँ पर मैक्सिमम फोर्स कितनी लगेगी, शाबाश बताओ, यहाँ पर मैक्सिमम फोर्स, तो मैक्सिमम फोर्स जहां पर x की वैल्यू मैक्सिमम है, एम्पलीट्यूड, तो या तो ये प्लस ऑफ के ए लगेगी या फिर बच्चे ये माइनस के ए ये यहां पर लगेगी, हाँ या ना, ये मेरे पास क्या आ जाएगी, माइनस ऑफ के ए, और यहाँ पर बच्चे अब मेरे पास क्या कौन सी फोर्स लग जाएगी, प्लस ऑफ के ए। मेरी बात को आप समझ पा रहे हो, तो मैक्सिमम फोर्स या तो प्लस के ए या फिर माइनस के ए। ग्राफ, यहाँ पर कोई बच्चा बता सकता है कि आपका ग्राफ कैसा बनेगा, फोर्स और डिस्टेंस का ग्राफ कैसा बनेगा, सिंपल हार्मोनिक मोशन में रिस्टोरिंग फोर्स और डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मेन पोजीशन का ग्राफ कैसा बनेगा, ग्राफ बन जाएगा स्ट्रेट लाइन, और स्लोप पॉजिटिव होगी कि नेगेटिव होगी, तो आंसर है नेगेटिव हो जाएगा। तो ये बच्चा हमारे पास यहाँ पर इसका ग्राफ बनेगा। दिस इज द ग्राफ फॉर द सिंपल हार्मोनिक मोशन पे जो फोर्स होती है F इज इक्वल टू माइनस के। याद रखना के हमारे पास रिस्टोरिंग कांस्टेंट है, अलग अलग सिचुएशन के अंदर के की वैल्यू चेंज हो जाएगी। नाउ दिस इज द रिस्टोरिंग कांस्टेंट। जी, अब कोई बच्चा यहाँ पर कोई चीज दोबारा से सीखना चाहता है तो बच्चा मुझसे पूछ सकता है, शाबाश।
अगर कोई चीज किसी बच्चे ने यहाँ पर पूछनी है तो वो पूछ सकता है, और हमने कोई बहुत मुश्किल चीज नहीं की, ये छोटी छोटी चीजें की हैं जो शायद से बच्चे हम प्रीवियस चैप्टर्स के अंदर कर चुके हैं। वही मोशन है, कंजर्वेटिव फोर्स है। मोशन को फोर्स अपोज करेगी, वापस लेके आ जाएगी। मीन पे ये फोर्स 0 है, ये फोर्स x के पावर 1 पे डिपेंड करती है। यही तो चीज है, पीरियोडिक मोशन है, मोशन अपने आप को रिपीट करती है। ऑसिलेटरी में भी मोशन पीरियोडिक होती है, पर वो बॉडी रुक कर वापस आती है, रुक कर वापस आती है। ऑसिलेटरी में बॉडी रुकती है एक्सट्रीम पे, फिर वो मोशन को रिपीट करती है। लेकिन पीरियोडिक में वो मोशन तो रिपीट होता है, लेकिन देयर इज नो एक्सट्रीम और देयर इज नो मीन पोजीशन। क्लियर है ये वाली चीज? क्लियर है बच्चे आपके पास ये वाली चीज? यस ठीक है, अब चलते हैं आगे की तरफ। और आगे बच्चे अब मुझे एक चीज बताओ, यहाँ पर इफ, अब ध्यान से समझना, इफ अगर हमारे पास क्या आ जाते हैं दे, इफ दे, यहाँ पर मैं क्या करने लगा हूँ बच्चे, यहाँ पर सबसे पहले बच्चे मैं आपको बताता हूँ, मैं यहाँ पर अब इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन निकालने के लिए। सो वी हैव द इक्वेशन ऑफ द SHM, we have the equation of the SHM, सिंपल हार्मोनिक मोशन की हम इक्वेशन निकालने की कोशिश करें। कैसे? मेरे पास इफ द मास ऑफ द पार्टिकल इज m kg, इफ द मास ऑफ द पार्टिकल, अगर मास ऑफ पार्टिकल मेरे पास कितने के बराबर है, m kg के बराबर, if the mass of the particle is m kg, then force आपके पास किसके बराबर होती है, शाबाश बता दो, मास इनटू एक्सेलरेशन, है ना? फोर्स किसके बराबर होती है, मास इनटू एक्सेलरेशन। मैंने कौन सा लॉ लगा दिया, न्यूटन का सेकंड लॉ लगा दिया, क्योंकि फोर्स लग रही है तो इसका मतलब मास इनटू एक्सेलरेशन हो जाएगा। नाउ मेरे पास इक्वेशन ऑफ SHM क्या कहती है, इक्वेशन ऑफ द फोर्स इन SHM, बोलो किसके बराबर? तो हम यहां पर क्या लिख देते हैं, F इज इक्वल टू माइनस ऑफ kx, तो मास इनटू एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस kx। तो देयरफॉर एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इन SHM, the acceleration of the particle in SHM, बोलो शाबाश, the acceleration of the particle in SHM is A is equal to minus of k by m into x. Another important result, the most important result, इसके आगे जितना most आप लिख सकते हो ये उतना most बच्चे आप लिख लीजिए, ये सबसे ज्यादा important result है। यानी कि हमारे पास कोई भी पार्टिकल अगर SHM में एक्सेलरेट करता है तो इसका मतलब क्या है, उसकी एक्सेलरेशन किसके प्रोपोर्शनल होनी चाहिए, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मेन पोजीशन। तो मेरे पास पहली चीज क्या आ गई, देयरफॉर एक्सेलरेशन इन द SHM, ये बच्चे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है माइनस ऑफ एक्स। तो क्या ये डिस्प्लेसमेंट को सपोर्ट करती है कि अपोज करती है, बोलो शाबाश, अपोज करती है, ये बच्चे अपोज करती है। तो ये बच्चे अपोज करती है हमारे पास डिस्प्लेसमेंट को, ये बच्चे अपोज कर जाती है हमारे पास किसको, डिस्प्लेसमेंट को। ये पहली चीज, देखते रहना बच्चे, फोकस करते रहना। और दूसरी चीज है बच्चा हमारे पास के बाई एम, यहाँ पर के हमारे पास के बच्चा हमारे पास रिस्टोरिंग फैक्टर, ये रिस्टोरिंग फैक्टर। मास को बच्चे आप न्यूटन लॉ ऑफ मोशन में क्या बोलते थे, शाबाश बता दो, इनर्शिया। मास बच्चे हमारे पास इनर्शिया। तो यानी कि हमारे पास यहाँ पर एक्सेलरेशन आपके लिए किसके बराबर है, माइनस ऑफ के बाई एम के बराबर। और अब आती है सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ध्यान से समझना, आपके पास यहाँ पर के बाई एम सबसे इंपॉर्टेंट है, इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर। हाँ, लेटर ऑन मैं इसके ऊपर और भी हम कई काम करेंगे, लेकिन फिलहाल आप इसको समझ लीजिए, ओमेगा। और बच्चे हमारे पास यहाँ पर ओमेगा किसके बराबर है, अंडर रूट ऑफ के बाई एम। और बच्चे हमारे को छोटी क्लासेस से पता है ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। नाउ दिस इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ये हमारे पास एंगुलर फ्रीक्वेंसी है ओमेगा, रोटेशनल मोशन से, और ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। तो इसका मतलब बच्चा अब हम क्या लिख सकते हैं, बताओ शाबाश, यहाँ पर 2 पाई f इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ k बाई m। नेक्स्ट वन, आपके पास यहाँ पर फ्रीक्वेंसी किसके बराबर आ जाएगी, बोलो शाबाश, आपकी फ्रीक्वेंसी किसके बराबर है, जरा बताओ, 1/2 पाई अंडर रूट ऑफ किसके बराबर आ गया, k बाई।
सो बताओ बच्चे टाइम पीरियड ऑफ एसएचएम किसके बराबर आ जाएगा? शाबाश बोलो। सो देयरफॉर यहाँ पर बताओ टाइम पीरियड ऑफ एसएचएम, बोलो शाबाश, किसके बराबर है? बोलो। 1/r। तो बच्चा हमारे पास टाइम पीरियड ऑफ द एसएचएम इज इक्वल टू, मेरे पास यहाँ पर 2 पाई अंडर रूट ऑफ एम बाई के। अब यहाँ से इतने सारे कॉन्सेप्ट धड़ाधड़ निकलेंगे बच्चे कि आप यहाँ पर सोचते रह जाओगे, अच्छा ये भी हो सकता है, अच्छा ये भी हो सकता है। जी नमन बोलो बच्चे। सर थोड़ा सा ऊपर कर दो क्या? ये लो बच्चे, ठीक है, क्लियर है? यस सर, वो ओमेगा स्क्वायर कहाँ से आया? देख बच्चे अभी इसके लिए थोड़ा सा वेट कर ले बच्चे, इसके लिए मैंने तेरे को बोला कि मैं तेरे को करवा दूंगा, फिलहाल तो इसको लिख ले, फिलहाल तो लिख ले कि जो एक्सेलरेशन और जो बच्चा हमारे पास यहाँ पर x है, इसके बीच में जो हमारे पास अब कांस्टेंट का फैक्टर है वो k/m, वो ओमेगा स्क्वायर होता है। अभी इसको एज्यूम कर ले, टाइम आने पे बच्चे मैं आपको बता दूंगा, बिल्कुल ओके बताऊंगा सर। बच्चे, तुम डरो मत, इसके लिए मैं करवा दूंगा। इसका मतलब बच्चा हमारे पास यहाँ पर आपके पास कॉन्सेप्ट क्या निकल कर है? So therefore मेरे पास जो कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ वो कॉन्सेप्ट क्या आ गया कि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। और फिर दूसरा कॉन्सेप्ट के ओमेगा आपके पास किसके बराबर होता है? दूसरा कॉन्सेप्ट आ गया ओमेगा 2 पाई बाई टी, जहां पे टी टाइम पीरियड। अभी याद कर लो, मैं करवा दूंगा, तुम टेंशन मत लो। और या फिर बच्चा हमारे पास ओमेगा किसके बराबर होता है बच्चे? अंडर रूट ऑफ के बाई एम के। देखते रहना, यहां पर सबसे पहले तो एनसीईआरटी बोलता है आइडेंटिफाई करो कि इसमें से एसएचएम की इक्वेशन कौन सी है। वो लिख देता है ए इज इक्वल टू 7x, ए इज इक्वल टू माइनस 7x स्क्वायर, ए इज इक्वल टू माइनस 7x और ए इज इक्वल टू 7 डिवाइडेड बाई x। तो वो ये बोलता है कि इसमें से आइडेंटिफाई करो, ए एक्सेलरेशन है, एक्स डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन। इसमें आपको बताना कौन सा पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? ये वाला, क्योंकि यहाँ पर एक्सेलरेशन नेगेटिव ऑफ द डिस्प्लेसमेंट, पहली चीज। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे टीचर बोलता है इफ, अगर बच्चे एक्सेलरेशन ऑफ द एसएचएम इज माइनस ऑफ, ये माइनस ऑफ बच्चे मेरे पास 81x के बराबर है। जी नमन बोलो बेटा। सर जैसे जब हम अगर मान लो एक्सट्रीम से मीन की तरफ आ रहे हैं तब तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा, नहीं तो बेटा, वो हम काउंट करेंगे कि नहीं? वो बच्चे मैं आपको टाइम पे बिल्कुल ये सारी चीजें धीरे धीरे, मतलब कि ये चीज एकदम से मत अभी इसके ऊपर मैं अपने पेस पे इसको करवा रहा हूँ बच्चे, मैं सारी चीजें, मैं सारा क्वेश्चन समझता हूँ, ओके ठीक है, मैं सब करवा दूंगा, तो बस इसको देख ही चल बच्चे। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस 81x आपके पास आ जाएगा, तेरे को सारी चीजें पता लग जाएंगी। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस 8x। अब टीचर बोलता है मुझे आप इसमें बताइए कि इस पर्टिकुलर सिंपल हार्मोनिक मोशन का टाइम पीरियड किसके बराबर, बताओ कैसे करोगे? तो आप यहां पर क्या कर दोगे बच्चे, ओमेगा, यानी कि 81 इज इक्वल टू 2 पाई बाई टी के बराबर है, क्योंकि ये ओमेगा स्क्वायर, आई एम सॉरी, ये बच्चा हमारे पास ओमेगा स्क्वायर, आई एम सॉरी ओमेगा स्क्वायर। तो इसका मतलब बच्चा हमारे पास यहाँ पर, एक मिनट रुकिएगा, हमारे पास 81 इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर, therefore omega is equal to 9 और 2 pi by t is equal to 9। तो टाइम पीरियड ऑफ एसएचएम कितने के बराबर आ जाएगा? शाबाश। तो टाइम पीरियड ऑफ एसएचएम कितने के बराबर आ जाएगा? दिस विल बी इक्वल टू 2 पाई डिवाइडेड बाय, ये आंसर आ जाएगा। लग गया पता बच्चे आपको? अब आपको ये याद करनी पड़ेगी, कुछ चीजें आपको काके याद करनी पड़ेंगी और कुछ चीजें आपको यहाँ पर समझनी पड़ेगी, कुछ चीजें याद और कुछ चीजें समझनी पड़ेगी। जैसे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट बच्चा हमारे पास क्या आ जाएगा, अगर एक्सेलरेशन और बच्चे डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ बनता है तो इसकी स्लोप आपको क्या दे देगी? तो ये एक्सेलरेशन है और ये बच्चा हमारे पास यहाँ पर एक्स आ गया, तो इसकी अगर आप यहाँ पर ग्राफ बनाते हो तो इसकी जो स्लोप होती है, इसकी स्लोप आपको किसके बारे में बताएगी? शाबाश बता दो, ये ले लो या फिर ये ले लो, क्या फर्क पड़ता बच्चे? कोई फर्क नहीं पड़ता। इसकी स्लोप आपको के लिए क्या बताएगी? ये आपके पास, बिल्कुल, ये बच्चा हमारे पास k बाई m के बारे में बताएगी। तो यहां से आप बता कर सकते हो किसका टाइम पीरियड बड़ा है और किसका छोटा, क्योंकि एक और बात ध्यान रखना कि टाइम पीरियड आपके पास किसके बराबर होता है? अंडर रूट ऑफ m बाई k के प्रोपोर्शनल होता है।
तो जो टाइम पीरियड होगा बच्चे वो हमारे पास किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा, या अंडर रूट ऑफ इनवर्स ऑफ स्लोप के बराबर हो जाएगा। तो ये आपको एक्सेलरेशन वर्सेस डिस्प्लेसमेंट के ग्राफ से पता लग जाएगा। ठीक, चलिए सो अभी के लिए बच्चे हम इतना करते हैं, लेकिन इसको रट्टा लगाना पड़ेगा, बड़े ढंग से आप रट्टा लगाओगे तो आप इस क्वेश्चन को